सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, दुनिया में लातादाद जंगें हुई और आलमी जंगें भी हमने देखी कि दुनिया में हुई। इन जंगों में कई लश्कर शिकस्त खा गए और कई फातेह करार पा गए, लेकिन तारीख ने चंद ही ऐसी जंगें देखी जिनमें कलील तादाद वालों ने भारी अक्सरियत पर फतह पाई। ऐसी जंगों का जिक्र या तो तारीख इस्लाम में मिलता है या अगर दुनिया की तारीख देखें तो वो जंग थी 1965 की जंग, 1965 की वॉर जिसको कहा जाता है, जो पाकिस्तान और रिवायती भारत के दरमियान हुई। वो जंग ऐसी थी कि भारत समेत दुनिया को यकीन था कि पाकिस्तान वो जंग हार जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त दुनिया के नक्शे पर एक नौमौलूद रियासत बनकर उभरा था। पाकिस्तान का क़याम अगर देखा जाए तो 1965 से कुछ साल पहले 1947 में हुआ और अपने क़याम के सिर्फ 18 बरस बाद ही पाकिस्तान को अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ा। भारत पाकिस्तान से दिफाई, मुआशी, जोग्राफियाई हर लिहाज से एक बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। और उस वक्त पाकिस्तान सर्वाइवल मोड में भी था और उसे बैक वक्त कई मसाइल का सामना भी था। और इसी बात को देखते हुए भारत ने यह ऐलान किया कि उसकी फ़ौज नाश्ता लाहौर में करेगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि तारीख ने बहुत कम ही ऐसी जंगें देखी हैं जिनमें कम तादाद वालों ने खुद से कई गुना बड़ी ताकत पर फतह हासिल की, और 1965 की जंग ने ये तारीख रकम की। इस जंग में फ़ौज और कौम ने मिलकर भारत जैसे बदमस्त हाथी को नाको चने चबवा दिए और ये बता दिया कि जैसे भारत को चीरकर पाकिस्तान बनाया था, वैसे ही पाकिस्तान के दिफा पर बात आई तो भारत को चीरना भी जानते हैं और चीर कर दिखाया। भारत को एक जख्म लगा था 1947 में, भारत को इससे बड़ा जख्म लगा 1965 में, और उस दिन भारत ये जान गया कि पाकिस्तानी कौम और इस पाकिस्तान की फौज तादाद में कम हो, लेकिन उनके जज्बे, उनके हौसले, उनके इरादे भारत से कहीं ज्यादा बुलंद और मजबूत है। 1965 की जंग जीतना नामुमकिन सी बात थी, नो डाउट इन इट, जिसको हमारे शहीदों के लहू ने मुमकिन बना दिया। 1965 के बाद से भारत ने कई बार मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह हर बार नाकाम रहा। भारत ने कई बार पाकिस्तान से लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हर बार भारत को ये मानना पड़ा कि ये जो वर्दी वाले हैं उनका जो जुनून है ना, भारत का कोई असला उस जुनून को ख़त्म कर सकता है, और उनके चट्टान जैसे हौसले भी भारत का कोई जंगी जहाज़ भी नहीं तोड़ सकता हमारे हौसलों को। और उनके शहादत के जज्बे को ख़त्म करने के लिए दुनिया में आज तक कोई हथियार ईजाद ही नहीं हुआ। पाकिस्तान ने भारत को हर बार ये बताया कि जंगें इज्जत और वकार के लिए लड़ी जाती हैं, जीतने हारने के लिए नहीं, इज्जत और वकार के लिए। पाकिस्तान के बेटों ने, इस कौम के सपूतों ने हर बार दुश्मन पर ये साबित कर दिया कि हम गाजी बन के लौटें या शहीद हो जाएं, जीत हमारा मुकद्दर है। और आज के दिन हमने अपने प्रोग्राम में ऐसे ही वतन के अजीम शहीद बेटों के वालिदैन को दावत दी है, ताकि हम उनसे जान सकें कि उन्होंने जो अपने लाल इस ज़मीन पर इस कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए निसार कर दिए, वो कैसा महसूस करते हैं। उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि उनके वो जो बहादुर बेटे हैं उनका क्या जज्बा था और उनकी ख्वाहिश क्या थी। उनका भी तो घर था ना, उनके भी वालिदैन थे, उनकी ज़िंदगी थी, वो कैसा अजीम जज्बा था जो हर जज्बे पर गालिब आ गया। और कौम के उन नौजवानों ने अपनी ज़िंदगी इस वतन के, इस मिट्टी के नाम कर दी। इससे पहले कि मैं आपको तारीफ़ करवाऊँ उन तमाम लोगों का, अपने मेहमानों का, शहीदों को हम एक छोटा सा खिराजे अक़ीदत पेश करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम में। बेशक जिंदा कौमें अपने शहीदों को याद रखती हैं, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं उन शहीदों के वालिदैन, वरसा, किसी का भाई, किसी की बेवा, किसी के वालिदैन, और उन शहीदों के ये जो रिश्तेदार हैं, जो वरसा हैं, यकीनी तौर पे उनके लिए बहुत ही ये फ़ख्र का मोमेंट है कि आज
یہ ان لوگوں کے ورثاء ہیں، ان لوگوں کے رشتہ دار ہیں جنہوں نے اس وطن کے لیے، وطن کے لوگوں کے مستقبل کے لیے اپنی جانیں تک دے دیں اور ہنس کر دے دیں اپنی جانیں، اور یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے جو پیارے یہاں سے چلے گئے وہ وطن کے لیے، وطن کے مستقبل کے لیے، وطن کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے، اس وطن کی مٹی کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے خوابوں کو، اپنی خواہشات کو قربان کر کے چلے گئے۔ تو میں تعارف کرواؤں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں جی محترمہ زاہدہ صاحبہ، جو کہ اہلیہ ہیں شہید کیپٹن امتیاز کی۔ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے زاہدہ صاحبہ، وارم ویلکم ان دی پروگرام۔ کرنل ریٹائرڈ آفتاب صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور یہ شہید لیفٹیننٹ محمود بٹ صاحب کے بھائی ہیں، آپ کو بھی وارم ویلکم سر۔ اور ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں جی میجر ریٹائرڈ سعید نواز صاحب، اور ان کی زوجہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے وہاں پہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ISI شہید اسامہ لاشاری کے والدین ہیں، اور آپ کو بھی وارم ویلکم، دونوں کو بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں، بہت سے پروگرامز کیے اور یہ میرا پہلا پروگرام نہیں ہے، لیکن جب بھی میں شہداء کے حوالے سے بات کرنے لگتی ہوں، نہ جانے کیوں میں سر سے پاؤں تک کانپنا شروع ہو جاتی ہوں، میری آواز شیک کرنا شروع ہو جاتی ہے، میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی محترمہ زاہدہ صاحبہ، اس سے پہلے کہ میں ان سے سوال پوچھوں آپ کو ذرا بتا دوں کہ پروگرام سے پہلے جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، شی ٹولڈ می، اور واقعی کہتے ہیں نا شیورنگ، کانپ جانا سر سے پاؤں تک، میں لٹرلی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ 1971 کی جنگ میں اتنے سال پہلے ان کے شوہر جو کہ تب کیپٹن تھے وہ شہید ہوئے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں تب سے لے کے آج تک یہ ان کے نام پہ زندگی گزار رہی ہیں، انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، اور یہ بتاتی ہیں کہ ان کے شوہر باقاعدہ ان سے ملنے آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اور نماز والا واقعہ تو میں چاہوں گی آپ آن ایئر بتائیے گا، پہلے تو بتائیے گا کیسا محسوس کرتی ہیں، آج تک آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ارد گرد ہے، یعنی شہید واقعی زندہ ہوتے ہیں؟ اور میں کہتی ہوں کہ وہ خاندان والدین بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے شہید ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ شہیدوں نے نبیوں پیغمبروں کے بعد کی صف میں انہوں نے ہونا، اور شہید کبھی مرتا نہیں، کبھی شہید نہیں مرتا، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ارد گرد ہے۔ تو میں تو ہر وقت محسوس کرتی ہوں۔ یہ کیا واقعہ ہے کہ میری امی میرے پاس آئی تو جاتی دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے تمہارے پرس میں پیسے رکھ دیے۔ میں نے کہا امی کتنے ہیں؟ 1000 روپیہ میں نے رکھا۔ میں نے کہا ابھی وہ گیٹ پر ہی گئی ہیں، میں جانا تھا گاؤں، تو میں نے آئی پرس دیکھا تو پرس میرا پیسہ سے بھرا ہوا۔ یقین کریں کہ میں کانپ گئی، تو میں جلدی سے باہر آئی، امی آپ نے کتنے پیسے رکھے ہیں؟ 1000 روپیہ۔ امی میرا پرس تو پیسہ سے بھرا پڑا۔ اور یہ کب کا واقعہ بتا رہی ہیں؟ یہ بیٹے آج سے 20-25 سال پہلے، کہ مجھے کبھی بیٹے پوری زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم، اور جس چیز کی میں نے خواہش کی ہے میری وہی پوری ہے۔ شہید تو نہیں مرتا، شہید کے ورثہ کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، یعنی کہ ادھر تو دینا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو میں تو بہت فخر کرتی ہوں کہ شکر اللہ کا، کوئی اللہ نے کوئی 48 سال ہو گئے ان کو شہید ہوئے، لیکن میں، اور آپ نے بتایا کہ شادی کے 1.5 ماہ کے بعد وہ شہید ہو گئے، تو تب سے لے کے آج تک ان کو یاد رکھا گا کیا؟ ان کی یاد بیٹے، اور یاد میں یقین کرے کہ اتنا مزہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ان کی یاد میں بھی نا مجھے سکون ملتا ہے، ان کی یاد میں اس کا نام اپنے نام سے زیادہ کرنا چاہتی ہی نہیں۔ بہت پیاری بات، اور آپ نے ثابت کیا 48 سال کو مذاق نہیں۔ میرے میاں نے مجھے کہا تھا، اور یہ نہیں ایک دفعہ کہا تھا، جب بھی کھاتا تھا میری روح تیرا انتظار، تیرے انتظار میں کر گئی، بے شک قیامت کو۔ آخری خاتمے میں یہی تھا، ماں باپ کو بھی وصیت تھی، اس سے خوش رکھو گے میری روح خوش رہے گی، اس سے خوش نہیں رکھو گے میری روح ٹوٹ جائے گی۔ بیٹے وہ تو بڑا پیارا شخص تھا، بہت پیارا شخص تھا، جس میں کہتی ہوں کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جو انسان محسوس کر سکے کہ اس میں یہ کوئی ایسی یاد ہے۔ اچھا، اس کی طرف میں آپ کی طرف بعد میں آتی ہوں، آپ نے نماز والا واقعہ ضرور بتانا ہے آن ایئر جو آپ مجھے بتا رہی تھی وہاں بیٹھ کے۔ اچھا جی کرنل آفتاب صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آپ کے بھائی تھے جنہوں نے 1965 کی جنگ میں جامِ شہادت نوش کیا، اور وہ فلائٹ لیفٹیننٹ تھے، اور میں چاہتی ہوں ذرا آپ بتائیں کہ تب آپ کی کیا عمر تھی، آپ اپنے ہوش میں تھے جب آپ کو خبر ملی کہ وہ شہید ہو گئے، کیا تاثرات تھے، وہ سارا اگر آپ قصہ سنانا چاہیں؟ ہاں بالکل، میں اس وقت کالج میں تھا، ٹھیک، یعنی اپنے ہوش میں تھے؟ ہاں، 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اور یہ جب
जून जुलाई की छुट्टियां 65 में मैंने उनके पास गुजारी कराची में जाके जंग से पहले। अच्छा। तो वहाँ पे जो उनके साथी थे सरफराज रफ़ीकी, जिनका आपने नाम सुना है, और बहुत बड़े अजीम बहादुर पायलट जो थे, उनसे भी सब चूँकि एक ही मेस में वहाँ खाना खाते थे, मुलाकात होती थी, सबसे मैं मिला हुआ था। तो ये बचपन से इनको जो शौक़ पैदा हो गया इसका एयरफोर्स में जाने का, और उसमें जाने के लिए मेडिकल हुआ तो इनकी आंखों का प्रॉब्लम था, आंखों का इन्होंने ऑपरेशन करवाया। एफएससी में बहुत अच्छे नंबर लिए उन्होंने, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला था, उन्होंने फादर को कहा कि नहीं। अच्छा, ऑपरेट करवाया कि जाना ही हाँ, एयरफोर्स जाना ही है उनकी, क्योंकि शहीद होना था ना हर वहाँ जाके। चीज़ ही उनकी जो एक राह बनती है ना, इतना बड़ा एजाज मिला। हाँ, जब हालांकि उन दिनों में जिनको इंजीनियरिंग में या मेडिकल में दाखिला मिलता था वो बच्चे चले जाते थे, लेकिन 60s में पायलट्स लाखों में एक होता था लड़का, लाखों में एक, एंड यू कुड मेक आउट जो कि बहुत ब्रिलियंट, बहुत ही इंटेलिजेंट कंसीडर होता था। आज भी आप देखिए पायलट दूर से आपको पता चलता है कि ये फाइटर पायलट है। तो उनका जो बचपन का जज्बा था, जिस तरह मैंने आपको बताया था इनिशियल डिस्कशन में कि माइग्रेट होके आए, तो उन्होंने ही वाज 7 years old एट दैट टाइम, तो उन्होंने वो अपनी आंखों से भी जो मार धाड़ थी सारा उनमें था, और हमेशा एक जज्बा था, और कश्मीर का जिक्र हमेशा करते थे वो। और आज देखें 65 की जंग भी हमने कश्मीर के लिए लड़ी, और उन्होंने जाम शहादत भी कश्मीर के लिए नोश फरमाई। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि शहीद का खून जो है रायगा नहीं जाएगा। तो उनमें जज्बा बहुत था, जज्बा ऊपर से बहादुरी का, और ये उनकी पोस्टिंग हो चुकी थी पेशावर में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, सेंड मी बैक टू माई स्क्वाड्रन। वहाँ से वापस गए माड़ी पर, जहाँ पे उनका स्क्वाड्रन था, और वहीं से उन्होंने जब हुआ तो 17 सितंबर को, 2 दिन तकरीबन 19-20 को जंग ख़त्म हो गई थी, 17 सितंबर को ये शहीद हो गए। ये शहादत की जो थी सुबह की, मैंने पहले जिक्र किया था कि रात को कोई 10:30 बजे वालदा लेटी हुई थी, और उस ज़माने में हम लाहौर में ही थे, तो ये जंग की जो घनगर्ज थी गन्स की और बाकी ये तमाम खिड़कियाँ दरवाजे हिलते रहते थे। तो कोई रात का टाइम 10 साढ़े 10 का था, तो वालदा जो थी वो अपने बेड में उठ के बैठ गई, वो डिस्टर्ब हो गई। तो वाले साहब ने कहा कि आप ऐसी घबरा जाती हैं, आराम करें, कोई ऐसा सिलसिला कि नहीं, देयर इज समथिंग, कुछ हो गया है। अच्छा, तब शहादत की खबर नहीं मिली? नहीं, खबर नहीं मिली थी। वो माँ का दिल था जो बता रहा था कि वो एक स्पेशल कनेक्शन होता है, स्पेशल कनेक्शन। अच्छा, वो सुबह जब हुई तो 7:30-8 बजे नॉक हुई डोर पे, वो देखा तो एयरफोर्स के लोग आए हुए थे। तो वाले साहब चूँकि वो भी वेटरन थे, एक्स आर्मी थे, उनको एकदम खबर हो गई। उन्होंने वहीं से वापस मुँह मोड़ा तो उन्होंने कहा कि जी हमारा बेटा शहीद है। ठीक, मैं आप स्पीचलेस। मैं पहली बार शायद इस तरह, मैंने पहले भी कहा इंट्रो में कि मैं बात नहीं कर पा रही आज। अच्छा जी, हमें मोहम्मद आबिद साहब ने भी ज्वाइन किया, जो कि सिपाही मोहम्मद यासिर शहीद के भाई हैं। आपको भी बहुत वार्म वेलकम मोहम्मद आबिद साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। लेकिन पहले मैं मेजर रिटायर्ड सईद नवाज साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी और आपकी अहलिया की जानिब आना चाहूँगी। सबसे पहले सईद साहब आपसे, फिर आपकी बेगम से सवाल पूछूँगी बेटे के हवाले से। आपको अगर वो दिन याद हो जब उसामा लाशारी शहीद होकर आए और आपको इत्तला मिली, तो शेयर करना चाहें अगर आप। जिस दिन उसामा शहीद हुआ उससे पौना घंटा पहले मेरी उससे बातचीत भी हुई। मेरी उससे अक्सर बातचीत टेलीफोन पे रहती थी, और कोई अल्लाह पाक ने हमारा जहन इस तरह का बनाया कि मैं उसे ये बात समझाता था कि उसामा, आपका काम जितना भी ख़तरनाक, आप अपने जहन में ये बात रखें कि ज़िंदगी जब तक मौजूद है उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, और जिस वक्त वो ख़त्म होनी है उसके 1 सेकंड बाद भी उसे कोई आपको दे नहीं सकेगा। तो जो भी अपना काम है उसको बड़ी बहादुरी से करें और जवान मर्दी से करें, और अपनी वतन की खिदमत करते हुए करें, और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। तो ये बात मैं उसको हर वक्त बताता था। तो जिस दिन वो शहीद हुआ उससे भी पहले जब वो ऑपरेशन पे निकला तो मुझसे बात हुई, ज़ोहर की नमाज़ का वक्त था। तो मैंने उससे पूछा, बेटा नमाज़ पढ़ ली है? उसने कहा जी पापा पढ़ ली है। तो मैंने कहा बेटे नाउ गो अल्लाह के हवाले, और मेरी बातें याद रखना। उसने कहा पापा मुझे आपकी हर बात याद है, और मैं इंशाअल्लाह
वैसे ही करूँगा जैसे आप मुझे समझाते हैं। तो उसके बाद वो चला गया और फिर वो उसकी शहादत हुई उसकी मेरी इस बात के तकरीबन 1.5 घंटे बाद। लेकिन मुझे ये बात रात को 12 साढ़े 12 बजे के बाद बताई गई। तो पहले बताया गया कि वो ज़ख्मी है, शदीद ज़ख्मी है और उसकी हालत क्रिटिकल है। तो मैंने अल्लाह से अर्ज़ की कि या अल्लाह मुझे मेरा बेटा सही सालिम चाहिए। मैंने इसको पाकिस्तान की खिदमत के लिए वहाँ भेजा था, ये मुझे माजूर नहीं चाहिए। आप तो कुन करें तो फ़याकून हो जाता है तो आपने इसको बिल्कुल ठीक कर देना है और मुझे यकीन है आप इसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। और बाद में मुझे बताया कि उसको अल्लाह पाक ने शहादत दी है। तो मुझे ये लगा कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है और वो सही सालिम है और वो अल्लाह के यहाँ मौजूद है, बिल्कुल सही सालिम है। ये हमारा ईमान है, ये कुरान में लिखा हुआ है और हमें इसके ऊपर पूरा यकीन है कि वो अल्लाह के यहाँ सारे शहीद बिल्कुल सालिम मौजूद हैं और वो खुराक खाते हैं, वो खाना खाते हैं, अल्लाह उनको रिस्क देते हैं। तो रिस्क की ज़रूरत उसी को पड़ती है जो ज़िंदा हो और कुरान में इसका ज़िक्र है। तो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और मेरे बेटे को माजूर होने से बचाया और बिल्कुल सही सालिम वो अल्लाह के यहाँ मौजूद है और इस पे मैं बड़ा खुश हूँ। और उस वक़्त भी जब मुझे ये ख़बर मिली तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह आपने मेरे बेटे को इतनी बड़ी इज़्ज़त अता फरमाई और हमें इतनी बड़ी इज़्ज़त अता फरमाई जिसके मैं अपने आप को काबिल नहीं समझता था। बतौर वालिदैन जी हाँ, हमें भी इज़्ज़त अता फरमाई। अच्छा और जी, मैं बड़ा खाकसार मैं इंसान उसामा हूँ की और वालिदा मैं की तरफ आना चाहूँगी। जी हाँ जी जी आप कंप्लीट कीजिए प्लीज़। जी ठीक। उसामा की वालिदा की तरफ मैं आना चाहूँगी। आप कैसा महसूस करती हैं? हमें जी तो जी फख्र है आप पे। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। आप कैसे महसूस करती हैं एक शहीद की वालिदा होकर? बहुत फ़ख्र महसूस होता है। मैं एक शहीद की वालिदा हूँ, लेकिन उसकी याद कभी भी दिल से नहीं जाती। उसकी हमेशा मुझे याद आती है और हर वक्त मैं उसको याद करती हूँ। यही है कि उसामा के अंदर बहुत एक जज्बा था फ़ौज में जाने का और शहीद होने का भी। अक्सर मैं इससे बातें करता था कि मामा मैंने फ़ौज में जाना है और मैंने मतलब मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए कुछ करना है। और तो जब ये आर्मी पब्लिक का वाक़या हुआ था तो उस वक्त ये अपनी एकेडमी में था। तो जब आर्मी पब्लिक का वाक़या हुआ तो उस वक्त ये छुट्टी आया हुआ था। तो ये लिटरली रो रहा था, कहते थे मामा अगर मैं उस जगह पे मौजूद होता ना तो मैं इन बच्चों के साथ ये कुछ ना होने देता। मतलब इतना उसके अंदर जज्बा था कि उन्होंने मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा। उसके बाद जब इसने ज्वाइन किया, ये क्वेटा इसकी पोस्टिंग हो गई, तो ये इतना ज़्यादा अपनी मतलब ऑपरेशन में मसरूफ़ होता था कि मतलब उसको मेरे साथ फ़ोन करना या बात करने का टाइम नहीं मिलता था। तो एक दफ़ा इन्होंने फ़ोन आया तो मैंने इनको कहा कि आपने उसामा से बात की, मेरी बात नहीं कराई। तो कहते हैं अच्छा अगली दफ़ा फ़ोन आएगा तो तुम्हारी बात कराऊंगी। लेकिन जब आखिरी ये जो बता रहे हैं कि लास्ट मतलब मोमेंट पे जब वो जा रहा था तो उसने मेरे से बात की। तो मैंने कहा उसामा तुम रात भी ऑपरेशन पे रहे हो, अभी फिर ऑपरेशन पे जा रहे हो, तो कुछ थोड़ा सा अपने आराम का टाइम भी तुमने नहीं निकाला। तो कहता है मामा काम तो करना पड़ता है ना। और देखिए कि यहाँ पे मुल्क हमारा जो क्वेटा के खासतर ये बहुत ही दहशत गर्दों में फंसा हुआ है, तो इसको निकालना है। अभी मैं ऑपरेशन पे जा रहा हूँ और गाड़ियाँ तैयार करिए, बस आप मेरी दुआ करें। बस यही उसकी और मेरी उससे आखिरी यही बात हुई। उसके बाद फिर मुझे नहीं पता कि इन्होंने तकरीबन रात के 2-2:30 बजे इन्होंने मुझे बताया कि उसामा शहीद हो चुका है। मुझे फ़ख्र है कि उसने अपने मुल्क और वतन के लिए जो उसका जज्बा था, जो बचपन से वो जिसके लिए सोचता था, अल्लाह ने उसको ये जज्बा, ये शहादत उसको अता की है। और अल्लाह ताला उसकी शहादत कबूल करे। उसने हमारा सर बहुत फ़ख्र से बुलंद किया और अपने मुल्क की खातिर, अपने वतन की खातिर उसने बहुत कुर्बानी दी है। मैं ये मोहम्मद बताना आबिद चाहूँगा आपकी तरफ आना चाहूँगी। कि मैं सिपाही अल्लाह मोहम्मद का- यासिर के भाई अल्लाह का जी 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 मोहम्मद आबिद आपको मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से आने के बाद मैं फिर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ मेजर सईद साहब। जी आबिद आपसे पूछना चाहूँगी, आप अपने भाई के हवाले से क्या शेयर करना चाहेंगे?
भाई के हवाले से क्या जी, शेयर मोहम्मद करूं, आबिद, हम क्या मुझे शेयर सुन ना पा रहे करूं, हैं। इतनी यादें, इतनी बातें हैं, क्योंकि वो मेरे जी तो मैं क्या शेयर करूं, क्या ना शेयर करूं, कि छोड़ने वाली बात भी कोई नहीं है और बता भी इतना नहीं सकता। बहरहाल इतना है कि वो मेरे क्लास फेलो थे और हम इकट्ठे पढ़ते थे, तो बहुत केयरिंग थे मेरे भाई, और फ़ौज में जाने का तो बड़ा शौक़ था। इवन के घर वालों को भी नहीं पता था, उन्होंने आर्मी में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए, और जब डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए तो उसके बाद फिर अबू को बताया कि अभी मैंने आर्मी में डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए, तो उसके बाद फिर वो चले गए पोस्टिंग। और लास्ट टाइम जब वो शहीद हुए हैं तो 21 रमज़ान मुबारक था, अफ्तारी के वक्त उन पर कुछ अटैक हुआ था, तो उसमें वो शहीद हुए थे। तो उससे पहले दिन को उनकी कॉल आई थी, अम्मी से बात हुई, तो अम्मी को बताते हैं कि अम्मी मेरी छुट्टी हो गई है, इंशाल्लाह मैं छुट्टी ईद आपके साथ करूँगा। तो हम बड़े खुश थे कि चलें भाई हमारे दरमियान होंगे ईद वाले दिन, लेकिन अफ्तारी के वक्त वो शहीद हो गए। और हमें फ़ख्र है इस चीज़ पर कि हम एक शहीद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, और हमें अपने भाई पर नाज है, और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क के लिए इसमें कुर्बानियाँ देते रहेंगे। जब भी मौका आया हम किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। बहुत प्यारा जज्बा, बहुत प्यारी हिम्मत। नाज़रीन, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, ये देखें, ये शहीद के वालिद, शहीद की वालिदा, शहीद के एक भाई, एक शहीद के वो भाई, एक शहीद की ये बेवा हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रोग्राम में। ये हैं वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिनके प्यारे दुनिया से चले गए इस वतन के लिए, इस वतन के जितने भी लोग हैं उनके मुस्तकबिल के लिए। इस मिट्टी पर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। बेशुमार ख्वाब थे, बेशुमार ख्वाहिशात थी, वो भी जीना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा हम शहीद होकर फ़ख्र महसूस करेंगे। जब भी कोई फ़ौज में जाता है वो ये सोच कर जाता है कि एक दिन मैं शहीद होकर आऊँगा, कौमी परचम में लपेट के मुझे दफन किया जाएगा एजाज़ के साथ। और वालिदैन भी, या जो बुरसा होते हैं, बहन भाई होते हैं, बेवा होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा कोई प्यारा इस वतन के लिए कुर्बान होकर चला गया, शहीद होकर चला गया। और फिर वो जो लोग फ़ौज के बारे में बातें करते हैं, फ़ौज के बारे में सोची समझी साजिश के तहत प्रोपेगेंडा करते हैं, मैं उनको आज के दिन सिर्फ इतना कहूँगी कि शर्म दिलवाने के लिए हमारा जो प्रोग्राम है यूट्यूब पे अगर आप देख लेना, मेरे ख्याल से आपको शर्म आ जाएगी, लेकिन शर्म इनको मगर नहीं आती है। अभी मुझे मिसेज़ ये ज़ाहिदा साहबा बड़ी प्यारी बात बता रही थी कि ब्रेक के बाद इनसे पूछूंगी। इन्होंने बताया कि 1971 के जो शहीद थे उनके हवाले से रोंगटे खड़े कर देने वाली बात उन्होंने बताई कि उनकी तो डेड बॉडीज़ भी नहीं हम तक पहुँची, और हमें ये भी नहीं पता कि उनकी कब्रें कहाँ पर हैं। बड़ी कुर्बानियों से ये वतन यहाँ तक पहुँचा है नाज़रीन, ये कुर्बानियाँ हम भूल नहीं सकते। इन शोहदा के जो ये बुरसा यहाँ बैठे हैं, इनकी कुर्बानियाँ हम नहीं भूल सकते। ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान, हमारे साथ मौजूद हैं शोहदा के बुरसा, और किसी के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, किसी की वालिदा मौजूद हैं, किसी शहीद के भाई मौजूद हैं, इधर भी भाई मौजूद हैं, और इधर एक बेवा मौजूद हैं। और मैं बड़ी इम्प्रेस हो रही हूँ इनसे कि 1971 में इनके शौहर ने जामे शहादत नोश किया, और 48 साल बाद भी ये उन्हीं के नाम पे ज़िंदगी गुजार रही हैं। और ज़ाहिदा साहबा बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस मुझे बता रही, ब्रेक में भी बता रही थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। 1971 में वो बताते हैं कि जितने लोग शहीद हुए उनमें से हमें किसी की डेड बॉडी ना मिल सकी, हमें उनकी कब्रों का नहीं पता। यानी इन्होंने अपने शौहर की डेड बॉडी नहीं देखी, इन्हें लाश ना मिली, इन्हें कब्र तक का नहीं पता। और ये बताते हैं कि जो आखिरी ख़त उन्होंने लिखा, उस आखिरी ख़त में उन्होंने बता दिया कि शायद ये मेरा आखिरी ख़त होगा। और ये एक्सपीरियंस आपने करने से मेरे साथ शेयर किया। पहले मैं आपसे जानूंगी, फिर आपकी तरफ आऊँगी, फिर जो इस्लामाबाद में हमारे मेहमान मौजूद हैं उनकी तरफ जाना चाहूँगी, सईद नवाज साहब की तरफ भी और आबिद आपकी तरफ भी। मुझे बताइएगा कि कैसे पता चलता है एक शहीद को। मैं अक्सर सुनती हूँ कि उसने लास्ट जब कॉल की, उसने कहा कि शायद माँ अब मैं ना आ सकूँ, लास्ट मुलाकात में कहा और लास्ट खत में कहा कि शायद ये मेरा आखिरी खत हो। कैसे फील आ जाती है कि मैं शहीद होने वाली हूँ? ज़ाहिदा साहब आपसे जानना चाहूँगी, आखिरी खत अगर आपको याद हो। आखिरी खत में यही था कि शायद ये मेरा आखिरी खत है, और इसके बाद मैं खातना लिख सकूँ। और तुमने कभी नहीं शुक्री नहीं करनी, अल्लाह के हाथ काम में बेहतरी होती है, जो कुछ भी होता है बेहतरी के लिए होता है, और तुम्हारा सर हमेशा बारगाह डालने देता है। और फख्र से बुलंद है माशाल्लाह आपका और सर। यही खाद मेरे माँ बाप को दे दें।
तुम्हें खुश रखेंगे, मेरी रूह खुश अच्छा वो रहेगी। खत आप भी कभी कभी पढ़ती हैं? हमेशा पढ़ती 48 साल हो गए, अब भी दिल चाहता है कभी पढ़ने का। हमेशा पढ़ती हूँ। और जब बता रही हैं 71 की जंग की कुछ डेड बॉडीज मतलब नहीं मिल सकी, कब्र भी नहीं। कुछ भी नहीं। हमें तो बेटे इनकी शहादत के 24 साल बाद किसी ने लिखा कि उसे मैंने शहीद किया। किसी ने बताया ही नहीं, जो भी कहता था इतना बहादुर था। हम अफसोस नहीं करेंगे, आपसे हम मुबारक देंगे कि आप इतने बहादुर शख्स को दिए। इतना बहादुर था वो, इतना बहादुर था। बहादुरी के किस्से सुनाते थे, ये तो किसी ने बताया ही नहीं था, कहाँ पता लगा। जब 24 साल बाद वो सिख कैप्टन ने लिखा कि मैंने उसे शहीद किया। ये भी लाशें हम गिन रहे थे, तो एक लाश कह रही थी, उसमें आवाज़ आ रही थी अल्लाह अल्लाह अम्मी। तो फिर हम अच्छा मैं इससे पहले आपकी तरफ आऊँ, आपने मुझे एक और वाक़या सुनाया कि आप एक दिन नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं उठ सकी, तो उन्होंने आपको बाकायदा उठाए। वाक़या मैं चाहती हूँ सबके साथ शेयर करें। तो वो उसकी शहादत का 24 साल बाद हमें पता चला सीखने का जी। कि हम लाशें गिन रहे थे, एक लाश से आवाज़ आ रही थी अल्लाह अम्मी, और रात के 4 बजे का शहीद। ये आपको सीखने खुद दूसरे बताया? दिन मैंने खुद से फोन किया, और दूसरे दिन 5 बजे तो कहता हम पकड़ने के लिए ना, उसे उठाने के लिए झुके हैं, वो ज़ख्मी शेर की तरह अपने सिरे की तरफ रखा, और हमने ब्रेस्ट मार का सारा फेस उड़ा दिया। अच्छा वो नमाज वाला वाक़या जल्दी से शेयर करें, फिर मैं आपकी तरफ आती अब वो एक दिन मैंने नमाज, एक दिन क्या तकरीबन 7-8 दिन टेम्परेचर था, मैं नमाज ना पढ़ सकी सुबह। तो मेरा 3:30 बजे दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, आवाज़ें दी हैं, कौन है कौन, कोई नहीं बोला। और तकरीबन 4 बजे मेरी खिड़की के पास खड़े होकर उठ जाओ इबादत का टाइम है, नमाज नहीं पढ़नी, उठो ना। और आपने बाकायदा महसूस किया उनको? सुना? ऊंची आवाज़ से बेटे, ऊंची आवाज़ से उठो, उठना नहीं। और ये कब का वाक़या? ऑलमोस्ट ये तकरीबन 6 महीने पुराना। कर्नल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप भी लास्ट एक्सपीरियंस को शेयर करना चाह रहे थे जब आपको आखिरी खत मिला, उसमें उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि शायद जी वो इस तरह था कि 2 चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो उनका ख़त था, उसमें उन्होंने पहले कभी इस किस्म की बात नहीं होती थी, लेकिन फील डेफिनेटली ये शहीद जो होते हैं ये इट्स अ डिफरेंट ब्रीड। इनका बिल्कुल ये मुख्तलिफ बहादुरी में, शुजाअत में, फीलिंग्स में, दे लुक डिफरेंट। उनका ख़त उनका जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती, इसलिए मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं है। ये मतलब शहादत से पहले आपसे कांटेक्ट हुआ, उन्होंने ये बात बोली? 10-12 रोज़ पहले का ख़त है ये। ठीक। उसके बाद कॉल, उस ज़माने में टेलीफोन बड़े मुश्किल से कॉल मिलती थी 60s में, ये आजकल का तो सिस्टम नहीं था, पुराना सिस्टम था। हमें पता चला कि जो उनकी कॉल आई है, तो कॉल अटेंड की, सब ने बात की। उसके थोड़ी देर के बाद दोबारा उनका जी कॉल फिर आ गई है, सेकंड टाइम फिर सब ने थोड़ी देर बात की। थर्ड टाइम मैं एवरी टाइम मैं फ़ोन उठाता था, मुझे कहते हैं यार ये कौन कॉल मिला रहा है। मैंने कहा भाईजान आपकी तरफ से कॉल आई है। कहते नहीं मैंने तो नहीं मिलाया। तो वो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की तरफ से था कि भाई ये लास्ट कॉल है, बात कर लो, इसके बाद तो रहना तो उसने ज़िंदा है लेकिन आपके शऊर में नहीं होगा, आपके पास ही होगा। तो दैट वाज द लास्ट कॉल। और मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैंने आखिरी बात अपने भाई से मैंने की थी। तो उसके बाद फिर 2-4 दिन और गुजरे, फिर 17 को उनकी शहादत हो गई। अच्छा मेजर रिटायर्ड सईद नवाज साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर आपकी अहलिया की जानिब आऊँगी, उसके बाद मोहम्मद आबिद आपकी तरफ आऊँगी। तो सईद नवाज साहब आपको अगर याद हो लास्ट बात आपकी क्या हुई थी और क्या कहना था उनका, मुल्क के हवाले से क्या कहना था? मैं चाहती हूँ तमाम लोगों को एक पैगाम जाए कि शहीद आखिरी लम्हे तक अपने मुल्क के लिए सोचता रहता है, तभी तो वो जान कुर्बान कर देता है। कि जब वो आखिरी ऑपरेशन के लिए वो निकल रहा था तो मेरी उसकी बात ही यही थी कि बेटा मौत से पहले आदमी दुनिया से जाता नहीं है, और जब मौत का वक्त आ जाता है तो उसके बाद दुनिया में रहता नहीं है। इसलिए मौत का खौफ अपने दिल से हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल निकाल दो। ये अल्लाह का फ़ैसला है, जब आनी है तब आएगी, उससे पहले नहीं आएगी और उसके बाद आदमी ज़िंदा भी नहीं रहता। लेकिन शहादत ऐसी चीज़ है कि वो हमेशा ज़िंदा रहता है। मौत का खौफ उसामा के दिल में बिल्कुल था ही नहीं, और वो ये कह रहा था कि अल्लाह ताला
مجھ سے ایسا کام لے لیں کہ میں پاکستان کی کوئی خدمت کر سکوں. اور یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جس آپریشن پہ وہ گیا وہ آپریشن اصل میں اس کا نہیں تھا، اس کے دوست کا تھا جو تھکا ہوا تھا، ابھی سفر سے پہنچا تھا. تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ تم بھائی بیٹھو ذرا آرام کر لو، بہت دور سے آئے ہو، ابھی تھکے ہوئے ہو، یہ آپریشن آج کا میں کر لیتا ہوں، پھر اگلے آپریشن آپ اپنے کرنا. تو وہ اپنے دوست کی جگہ آپریشن کرنے گیا اور اللہ نے اس کی شہادت کو قبول فرما لیا، کیونکہ اس کے نصیب میں شہادت لکھی تھی، اس کی نصیب میں یہ سعادت لکھی تھی، یہ عزت اس کے مقدر میں لکھی تھی. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری اولاد کو اس طریقے سے چنا اس کام کے لیے اور ہمیں بیٹھے بٹھائے عزت عطا فرما دی. یہ کوئی کم اعزاز کی بات نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے اور اس سے ہم بڑے خوش ہیں. یقین کیجئے مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسامہ کی شہادت میں غم ہی محسوس نہیں ہوئی. ہاں یہ ضرور بات ہے کبھی کبھی دل محسوس کرتا ہے کہ وہ اب ہم سے نہیں مل سکے گا، لیکن غم نہیں آیا. دل کے اندر یہ تسلی ہے، یہ اطمینان ہے کہ ہم سے بہتر جگہ پہ اللہ نے اس کو رکھا ہوگا، اور یقیناً رکھا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو مہمان نوازی ہے، دنیا میں کون ایسی مہمان نوازی کر سکے گا؟ دنیا میں کون ایسا پال سکے گا جو اللہ اپنے ہاں ان شہیدوں کو پالتے ہیں؟ تو میں بڑے اعزاز کی بات سمجھتا ہوں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خاص کرم ہے ہم تمام شہیدوں کے ورثاء پہ کہ ہمیں صبر بھی عطا فرمایا، سمجھ بھی عطا فرمائی، اور ہمارے حوصلے بلند رکھے. قوم دیکھ رہی ہے کہ شہیدوں کے والدین لواحقین کتنے بلند حوصلے والے ہیں. میں آج کہتا ہوں اگر پاکستان کو میری جان کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ پاکستان کی خدمت میں اپنی جان کی پرواہ ہم نہیں کریں گے. یہ ہمارا حوصلہ ہے اور اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور میں اس کو اپنی خوشبختی سمجھتا ہوں. اچھا جی، میں اسامہ کی والدہ کی طرف آنا چاہوں گی، یعنی مسز میجر سعید نواز صاحبہ کی جانب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کو اپنا بیٹا کبھی محسوس ہوا، کبھی خواب میں آیا، کوئی ایسی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ اس کے بعد میرے پاس صرف 3 منٹ ہے، پھر عابد آپ کی طرف آؤں گی، پھر کلوزنگ کی طرف جانا. بالکل، مجھے جب اس کی شہادت کا دن تھا اور اس کی نماز جنازہ کی تیاری ہو رہی تھی، تو دوپہر کو 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا. تو سب مطلب میری عید کی جو میرے بیٹیاں تھیں مجھے کھانا کھلانے کی، پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی. تو میں بار بار کہتی کہ نہیں مجھے نہیں کھانا نہیں کھانا. تو مجھے ایک دم میرے کان میں آواز آئی، ماما کھا لیں ماما کھا لیں. تو میں نے ایک دم مڑ کے دیکھا، مجھے اسامہ کی آواز آئی. آپ یقین کریں کہ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ مطلب یہ اسامہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے. اس وقت میں نے محسوس کیا کہ واقعی اسامہ زندہ ہے اور وہ ہم سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوا ہے، لیکن وہ زندہ ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کو سمجھ آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے کہنے پہ میں نے تھوڑا سا مطلب پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا. کہ یہ ہے کہ اس مطلب واقعی میں اس کی بھول نہیں سکتی اس کو. ٹھیک، ہم بھی نہیں بھول سکتے ان تمام شہداء کو جن کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں ہم کو اتنا پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں. یہ لڑتے ہیں بارڈرز پہ اور ہم اپنے گھروں میں چین کی، سکون کی نیند سوتے ہیں. عابد میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آپ اپنے بھائی کی جو آخری کوئی بات اگر شیئر کرنا چاہیں، اور یا کبھی آپ کو محسوس ہوا ہو کہ وہ آپ کے ارد گرد ہیں، انہوں نے آپ سے بات کی، آپ کو کبھی خواب میں فیل ہوئے؟ کئی دفعہ ہو چکا ہے، جب بھی ہمارے گھر کوئی خوشی ہو تب بھی وہ خواب میں آتے ہیں، تب وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی غم آئے تو وہ خواب میں آتے ہیں، والدہ کے آ جاتے ہیں یا والد صاحب کے یا ان کی جو وڈو ہیں اس کے خواب میں آ جاتے ہیں. تو مطلب ہمیں ایسا کبھی فیل نہیں ہوا کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. ہم ہر وقت یہی فیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہی ہیں. ہاں یہ ہے کہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہم ان کو فیل ضرور کرتے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ چلیں ہمارا بھائی ہمارے درمیان موجود ہے. اور لاسٹ اس کا یہی جب کال کی تھی اس نے سوات آپریشن سے تھے تو بھی کال آئی تھی. میں تھوڑا گھر سے دور تھا تو میں نے ان کو کہا بھائی میں تھوڑا گھر سے دور ہوں، تھوڑی دیر بعد میں آپ کی بات کرواؤں گا. تو کہتے ہیں یار عابد بات یہ ہے کہ بعد دفعہ بندہ نہیں بھی فون کر سکتا، ہو سکتا ہے یہ میری لاسٹ کال ہو اور آپ گھر سے باہر ہو، یار آپ کو گھر میں ہونا چاہیے تھا. اور میں نے بولا بھائی آپ ناراض نہ ہوں، میں گھر جا رہا ہوں، میں آپ کی بات کر پاؤں گا. کہتا ہے یار بعد دفعہ انسان کو موقع نہیں بھی ملتا. اور پھر یہی بات ہوئی، اس کے بعد ان کی پھر دوبارہ کال نہیں ہے.
ठीक, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं जाने से पहले सिर्फ इतना कि जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम इतने शुक्रगुजार हैं जनरल बाजवा के, इतने एहसान मांगे उन्होंने हम लोगों को शोधा के वर्षा को इतनी इज्जत और इतना ख्याल रख रहे हैं। अल्लाह करे ऐसे ही हमेशा जनरल हों, कमांडर चीफ हों। और सबसे बड़ी बात ये हमारे मुल्क की खुशकिस्मती है जिन्हें इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म। अच्छा, मैं तमाम मेहमानों आज की का honest- मैसेज भी ये मेरे ख्याल इतना में इस मैसेज पे honest- क्लोज किया जाए जी। कि आज के जो हमारे हालात हैं जी। दुश्मन भारत के साथ, ये एक क्लियर कट मैसेज है जी। कि कल जो शहीद हुए थे आज उनसे डबल ट्रिपल जवान बच्चे तैयार हैं शहीद होने के लिए। और बड़ी प्यारी बात, मैं भी क्लोजिंग के टाइम पे यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैंने बहुत प्रोग्राम किए नाज़रीन, बड़े बड़े सियासतदानों को इंट्रोड्यूस किए, बहुत से लोगों को मैं बिठा के प्रोग्राम किया, बहुत से लोगों के बारे में बात की, बहुत से लोगों को कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन आज मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा प्रोग्राम, और मैं लिटरली कहते हैं ना कि बड़ा प्राउड फील करना, बड़ा मुझे आज फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं आज सही जो स्टार्स ये हैं जिनके साथ बैठ के आज मैंने प्रोग्राम किया। एक शहीद का भाई वो बैठा हुआ है, एक शहीद के भाई ये बैठे हैं, एक शहीद की बेवा ये बैठी, एक शहीद के वालिद, एक वालिदा। आज मैं इतना फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि मुझे इतनी इज्जत मिली कि मैंने इन लोगों के साथ बैठ के ये प्रोग्राम कैरी किया, कंडक्ट किया। और मैं जाने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये है हौसला कि पाकिस्तान की फ़ौज के जो शोहदा हैं उनके वर्सा यहाँ पे बैठे हुए, वालिदैन बैठे हुए, वालिदा बैठी हुई, वालिद बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बेवा बैठी हैं। वो कहते हैं कि एक शहीद हुआ, हम अपने साथ बेटे फौज में भेजेंगे। उन्होंने कितनी प्यारी बात की इस्लामाबाद में बैठ के कि हम भी जान जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे इंडिया का क्लिप याद आ गया जब एक औरत ने कहा कि मैं अपने दूसरे बेटे को फौज में नहीं भेजूंगी। ये है डिफरेंस पाकिस्तान के जज्बे में और भारत के जज्बे में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। जिसने प्रोग्राम मिस कर दिया रात 2 बजे रिपीट में देखिएगा और यूट्यूब पर लिंक अवेलेबल होगा। होल न्यूज़ ऐसे नहीं चलेगा आज की तारीख के साथ। एक मैसेज जी लास्ट के हम ना लाइव देखना चाहते हैं जनरल कमर जो जवेद बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म जी जी और दुआएं देना चाहते हैं, देख कर उन्हें दुआएं आपका देना पैगाम चाहते उन तक यकीनी तौर हैं। पर और पहुंच गया। हमारी ठीक। हर वक्त ठीक। दुआ है कि ठीक। हमारे पाकिस्तान की खुशकिस्मती है जिन्हें ऐसा वज़ीर-ए-आज़म, ठीक। ऐसा कमांडर चीफ मिला। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं बेवा हूँ या मुझे किसी। बहुत प्यारी इसमें बात। है कर्नल सखावत इंटेलिजेंस के, इतनी मेरी हेल्प की। ठीक जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम तरह की जिंदगी में। वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह। अच्छा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।